नमस्कार, सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान, 2 मई को आएंगे नतीजे। वोट से समर्थक की कांग्रेस में एंट्री पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में घमासान। 8 करोड़ व्यापारियों ने किया भारत बंद, किसानों का मिला समर्थन। नवदीप को भी मिली जमानत, पुलिस हिरासत में उत्पीड़न का आरोप। अंबानी के घर के पास मिली कार चोरी की, चिट्ठी में लिखा ये तो ट्रेलर। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की सबसे बड़ी खबर पर जाने का, उसके विस्तार से विश्लेषण का। तो पहले खबर लेते हैं। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि असम में 3 चरणों में चुनाव होगा। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 1 चरण में मतदान होगा। इन तीनों ही राज्यों में 6 अप्रैल को मतदान होगा। सभी राज्यों के चुनावी नतीजे 2 मई को आ जाएंगे। अरोड़ा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 27 मार्च, दूसरे का 1 अप्रैल, तीसरे का 6 अप्रैल, चौथे का 10 अप्रैल, पांचवें का 17 अप्रैल, छठे का 22 अप्रैल, सातवें का 26 अप्रैल और आठवें का 29 अप्रैल को होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोरोना की गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने सभी राज्यों में जाकर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों की 824 विधानसभा सीटों के लिए 18.6 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। 294 सीटों वाले बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच जोरदार मुकाबला है। कांग्रेस और वाम मोर्चा ने चुनावी गठबंधन किया है और एआईएमआईएम के भी चुनावी मुकाबले में उतर रही है। 126 सीटों वाले असम में कांग्रेस, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और आंचलिक गण मोर्चे के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 26 सीटें मिली थी। इससे पहले लगातार 15 साल तक असम में उसकी सरकार रही थी। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटें हैं। यहाँ डीएमके, बीजेपी और कांग्रेस डीएमके के बीच सीधी लड़ाई है। हाल में जेल से रिहा हुई शशिकला ने ऐलान किया है कि वे सक्रिय राजनीति में लौटेंगी। विधानसभा चुनाव से पहले शशिकला का ये ऐलान बेहद अहम है। तो एक सामान्य सा इलेक्शन का शेड्यूल घोषणा करती है, चुनाव आयोग करता है हर बार, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अब चीजें देखने लायक ये रह जाती हैं कि उसने ये जो शेड्यूल घोषित किया है उसमें केंद्र सरकार का कितना ध्यान रखा है, प्रधानमंत्री मोदी का कितना ध्यान रखा है, बीजेपी का कितना ध्यान रखा है। तो पश्चिम बंगाल में 8 चक्रों में चुनाव करना एक बिल्कुल विशुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित दिख रहा है। पूरी कोशिश की है चुनाव आयोग ने कि कैसे प्रधानमंत्री और उनके बड़े नेता एक एक चरण के चुनाव मतदान के पहले चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रहे। आप सोचिए, पूरे देश में जब मतदान होता है तब भी 8 चरणों में मतदान नहीं होता है और एक राज्य के मतदान में 8 चरणों में मतदान कराया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका विशुद्ध रूप से राजनीतिक मतलब है। इसका फायदा बीजेपी को पहुंचाने का मकसद है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारा जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, जिसे हम केंचुआ कहते हैं, जो कि अब सरकारी निर्देशों के हिसाब से चुनाव की तारीखें करता है, उनकी सहूलियत के हिसाब से कार्यक्रम बनाता है और तमाम तरह के उसके पक्ष में चीजें करता है। ये पिछले कई चुनाव में स्पष्ट हो गया है पक्षपातपूर्ण रवैया उसका। और ये एक जो शेड्यूल है, जो चुनाव कार्यक्रम है, उसमें भी ये पक्षपात साफ साफ झलक रहा है कि पूरा ख्याल चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनकी पार्टी का रखा है। अगली खबर का रुख करने से पहले आपसे 2 छोटी सी गुजारिशें करना चाहता हूं। पहली तो ये कि अगर अभी तक आपने satyhindi.com का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, और अगर वहां से ना करना चाहें तो इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिए लिंक मौजूद है। दूसरा निवेदन यह है कि आर्थिक मदद satyhindi.com को चाहिए और इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी सदस्यता योजना का अध्ययन करके आप अपने लिए एक सदस्यता चुन लें। आप जानते ही हैं कि satyhindi.com किसी कारपोरेट से फंड नहीं लेता है और ना ही सरकार से किसी तरह की मदद लेता है, इसलिए उसे चलाने के लिए आपकी मदद की दरकार है और यही हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे इन दोनों निवेदनों पर आप गौर फरमाएंगे। और आइए अब
अगली खबर का रुख करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा नाथूराम गोडसे समर्थक हिंदू महासभा के एक पार्षद को कांग्रेस में प्रवेश देने पर बवाल मच गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पीसीसी के तत्कालीन अध्यक्ष अरुण यादव ने इस एंट्री पर अफसोस जताते हुए ट्वीट करके कहा है कि बापू हम शर्मिंदा हैं। ग्वालियर नगर निगम के वार्ड 44 से पार्षद बाबूलाल चौरसिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रवेश दिया गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और एमपीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में ये सब हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव को चौरसिया की कांग्रेस में एंट्री बहुत ही नागवार गुजरी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जताई है। बाबूलाल चौरसिया पुराने कांग्रेसी हैं। स्थानीय निकाय के 2014 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा था। टिकट नहीं मिला तो वो बाद में बागी हो गए और हिंदू महासभा ज्वाइन करने के लिए इसी के झंडे तले चले गए और इसी के झंडे तले चुनाव लड़ा और फिर जीत भी गए। बाबूलाल इसके बाद कई बार सुर्खियों में रहे। ग्वालियर के जिस 44 नंबर वार्ड से वो चुनाव जीते उसमें नाथूराम गोडसे का मंदिर भी है। देश भर में ये अकेला क्षेत्र है जहां गोडसे का मंदिर है। हिंदू महासभा ने इस मंदिर को बनवाया है। मंदिर 2017 में बनकर तैयार हुआ है। गोडसे के मंदिर में समय समय पर हिंदू महासभा अनेक तरह के आयोजन भी करती रहती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही बाबूलाल चौरसिया का सुर बदल गया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे धोखे में रखकर गोडसे की मूर्ति पर जल चढ़वाया गया था, पूजा करवाई गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो मूर्ति गोडसे की थी। बाद में पता चला कि गोडसे का मंदिर बनवा रहे हैं। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सबब हो सकता है कि एक तरफ तो वो धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करती है, धर्मनिरपेक्षता के प्रति लड़ने का अपना कमिटमेंट जताती है, लेकिन इस तरह के दागी लोगों को, इस तरह की विवादास्पद छवि वाले और ख़ास तौर पर गांधी के हत्यारे के साथ अपना नाम जोड़ने वाले व्यक्ति को वो कांग्रेस में वापस ले रही है। दरअसल कांग्रेस में अभी एक तरह की दुविधा चल रही है और उसी की वजह से वो एक नरम हिंदुत्व की लाइन लेने की कोशिश कर रही है। कमलनाथ जो कि पिछले 3-4 सालों से लगातार अपने आप को हिंदू की छवि में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो हनुमान चालीसा का पाठ पीसीसी के दफ्तर में करवा देते हैं, कभी गायों के बारे में कुछ इस तरह की बात करते हैं जो आमतौर पर बीजेपी वाले करते हैं, और ये उनकी इस तरह के व्यक्तियों की एंट्री भी उनके जरिए हो रही है। दिग्विजय सिंह ने भी इसी तरह के सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन ले रखी है। तो ये एक कांग्रेस के अंदर एक बड़ा ही विरोधाभास दिख रहा है और जाहिर है कि इस तरह के विरोधाभास से उसके जो समर्थक हैं वो भी पीछे हटेंगे और उसके जो विरोधी हैं उनको मौका मिलेगा कि कांग्रेस किस तरह से दोहरे चरित्र वाली पार्टी है, जो थोड़ा इधर भी है, थोड़ा उधर भी है, थोड़ा धर्मनिरपेक्ष भी हो जाती है और थोड़ा सांप्रदायिक भी हो जाती है। और निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए एक जो वैचारिक द्वंद्व है और वैचारिक दुविधा है वो इसको जाहिर करती है और ये उसके लिए कतई हितकारी नहीं हो सकता है। अगली खबर लेते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और कई अन्य संगठनों के आह्वान पर आज बुलाए गए भारत बंद का असर बंगाल, उड़ीसा समेत कई राज्यों में बहुत ज्यादा दिखाई दिया। व्यापारियों की मांग है कि जीएसटी के नियमों में संशोधन किया जाए और ई वे बिल की व्यवस्था को खत्म किया जाए। व्यापारियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने की भी मांग की है। इस दौरान 40,000 व्यापारिक संगठनों से जुड़े 8 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों ने हड़ताल का समर्थन किया और उन्होंने अपनी दुकानों को बंद रखा। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन और किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भी भारत बंद का समर्थन किया गया है। बंद के दौरान आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा है। वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन और पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग से जूझ रही मोदी सरकार को व्यापारियों के साथ ही देश के युवाओं ने भी घेर लिया है और उनका आंदोलन चल रहा है, मोदी रोजगार दो। तो आप देखिए कि धीरे धीरे मोदी सरकार के खिलाफ असंतोष हर वर्ग में फैलता जा रहा है। व्यापारी वर्ग जो माना जाता है कि बीजेपी के समर्थक हैं वो आंदोलन पर उतारू हो गए। किसान वर्ग पहले से है, मजदूर पहले से आंदोलन कर रहे हैं,
छात्र और युवा भी अब मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। तो आप देखें कि हर वर्ग समाज का अब मोदी सरकार से खफा है, नाराज है, लामबंद हो रहा है, मोर्चा खोल रहा है। और ये मोदी सरकार के लिए एक चेतावनी है। अगर वो सोचती है कि केवल हिंदुत्व के नाम पर वो लोगों को मूर्ख बनाकर सत्ता में आती रहेगी, तो ये इसकी खुशफहमी है। और इस तरह से इनकी समस्याओं को अनदेखा करना, नज़रअंदाज करना और उपेक्षा कर देना, बल्कि ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है। और ये कम से कम ये अच्छी बात यहाँ ये नज़र आ रही कि किसान व्यापारियों का समर्थन कर रहे हैं, मजदूर किसानों का समर्थन कर रहे हैं, और जो बेरोजगार हैं वो भी इन तमाम आंदोलनों से जुड़ रहे हैं। तो एक संयुक्त आंदोलन बन रहा है मोदी सरकार के खिलाफ। अगली खबर लेते हैं। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने मजदूरों के हक के लिए काम करने वाली दलित कार्यकर्ता नवदीप कौर को जमानत दे दी है। नवदीप करीब 1.5 महीने तक हरियाणा की करनाल जेल में रही। नवदीप ने हिरासत में यौन हिंसा का आरोप लगाया था, जिसे जेल के अधिकारियों ने खारिज कर दिया है। 23 साल की नवदीप कौर को बीती 12 जनवरी को हरियाणा के कुंडली औद्योगिक इलाके में एक कंपनी के बाहर प्रदर्शन करने के बाद हिरासत में ले लिया गया था। नवदीप मजदूरों को मिलने वाली दिहाड़ी में गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। उसके बाद उन पर हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगने और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नवदीप मजदूर अधिकार संगठन की सदस्य हैं। हाल में नवदीप की रिहाई की मांग के लिए ट्विटर पर #नवदीपकौर नाम से अभियान चलाया गया था। नवदीप का मामला तब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया था जब नवदीप की रिहाई के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने भी ट्वीट किया था। मीना हैरिस ने ट्वीट पे लिखा था कि पुलिस हिरासत में नवदीप कौर को टॉर्चर किया गया और उन पर यौन हमला भी किया गया। पुलिस उत्पीड़न का ऐसा आरोप नवदीप ने लगाया है। वैसा ही आरोप इस मामले में सह आरोपी शिव कुमार ने भी लगाया था। और शिव कुमार के मामले में मेडिकल रिपोर्ट से ये पुष्टि भी हुई है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनकी 2 हड्डियां तोड़ दी गई थी। तो नवदीप कौर की रिहाई एक अच्छी बात है, जमानत मिलना एक अच्छी बात है, लेकिन इस पूरे दौरान जो पुलिस ने इन दोनों के साथ किया है, उनके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, उन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने ज्यादतियां की, यौन हिंसा की है और उनको एक साथ मारपीट की है, उनकी हड्डियां तोड़ी हैं, तो इसका मतलब है कि कोई न्याय नहीं हुआ। ये अदालत को भी देखना चाहिए, ये खट्टर सरकार को भी देखना चाहिए। हालांकि ये जो कुछ भी हो रहा है वो खट्टर सरकार की देखरेख में ही हो रहा है। और ये खट्टर सरकार के हरियाणा में ही नहीं, बल्कि जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं, इसी तरह के दमन के औजार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। प्रयागराज में, इलाहाबाद में 3 युवकों को केवल इसीलिए जेल भेज दिया गया क्योंकि वो रोजगार की मांग कर रहे थे। तो रोजगार की मांग करना, अपने हकों की मांग करना, जो हमारे संविधान से बुनियादी अधिकार हमें मिले हुए हैं, उनमें उन पर इस तरह की धाराएं लगाना, हत्या की और रंगदारी वसूलने की, ये साफ जाहिर करता है कि ये सरकार बुरी तरह से दमनकारी है और हर एक विरोध की हर आवाज को कुचलने के लिए हर तरह के हथकंडे आजमाने की लिए तैयार हैं। और पुलिस इनके लिए एक शस्त्र बन गई है। पुलिस जो कहा जाता है उसी के हिसाब से वो काम करने लगती है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको देखा जाना चाहिए, मानवाधिकार आयोग को देखा जाना चाहिए, अदालतों पर को इसका नोटिस लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और ठोस कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पुलिस के इस रूप का अंकुश लगे, पुलिस इस तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन न करे। अगली खबर लेते हैं। देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के आलीशान घर एंटीलिया के पास से मिली संदिग्ध कार मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में ये बात सामने आई है कि अंबानी के घर के पास जिस स्कॉर्पियो कार से जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थी वो चोरी की है। इस कार को मुंबई से सटे विक्रोली से 8 दिन पहले चोरी किया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच अब आरटीओ की मदद से इस गाड़ी के मालिक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस स्कॉर्पियो कार से क्राइम ब्रांच को एक चिट्ठी भी मिली है जिसमें मुकेश अंबानी एवं उनके परिवार को धमकी दी गई है। चिट्ठी में लिखा है कि यह तो अभी ट्रेलर था, आगे देखते रहिए होता है क्या। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम अपनी करीब 8 टीमों के साथ कर रही है। स्कॉर्पियो कार से जिलेटिन की जो छड़ें बरामद हुई थी वह नागपुर की एक कंपनी ने बनाई है जिसका पता
जिलेटिन की छड़ों पर लिखा हुआ बताया जा रहा है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि जिस कंपनी का नाम इन जिलेटिनों की छड़ों पर लिखा है इस कंपनी ने कई सरकारी कंपनियों को भी जिलेटिन की इस तरह की छड़ों की सप्लाई की थी। तो अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि क्या आखिरकार उद्देश्य था, क्या किया जा रहा था, क्या नहीं किया जा रहा था, क्या मकसद था अंबानी के घर के सामने इस तरह के विस्फोटकों से भरी कार छोड़ने का। लेकिन बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारी इसके कोण हैं, बहुत सारे पहलू हैं। ये भी हो सकता है कि ये एक सोची समझी साजिश हो अंबानी को धमकाने की, या फिर ये भी हो सकता है कि देश में इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि बड़े लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये गुजरात मॉडल है जहां पर बार बार इस तरह की धारणाएं बनाने की कोशिश की गई कि नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है और आतंकवादी उनके पीछे पड़े हैं, और इसके चक्कर में कई फर्जी एनकाउंटर भी किए गए। तो अंबानी के साथ भी ये खेल रचा जा रहा हो, इसमें कोई हैरत नहीं हो सकती है। लेकिन अभी से कुछ यकीन के साथ कहना मुश्किल है। कुछ भी हो सकता है, सिर्फ धमकाने की एक कोशिश भर भी हो सकती है। और धमकाने की कोशिश इसलिए है कि अंबानी अडानी ये जो संघ परिवार के बल्कि बीजेपी परिवार के हिस्से बन गए हैं, उनको अतिरिक्त उनका ख्याल रखा जा रहा है, सारी सुविधाएं, सारी नीतियां उनके हिसाब से बनाई जा रही हैं। तो लोगों में गुस्सा है और एक ये मैसेज देने की कोशिश इस तरह से की जा सकती है कि आप सुधर जाओ, वरना इससे भी बड़ा कांड हो सकता है। हालांकि ये गलत तरीका है, ये हिंसक तरीका है, इसका कोई किसी भी तरह से समर्थन नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं कल फिर हाजिर हूँगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।